हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार उडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपकी 11वीं क्लास है। फिजिकल ज्योग्राफी इन्वायरमेंट हम लोग देख रहे हैं। हम लोग अपोहा तंत्र यानी कि बेसिकली नदी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें नदी सिस्टम के बारे में हमें बेसिकली 3 नदियों को पढ़ना है। ठीक है, टाइप 2 है। एक है आपकी प्रायद्वीप की नदियां, एक है आपके हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियों में 3 नदियां आपकी प्राइमरी सिस्टम है। आपका सिंधु रिवर, आपका रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये आपका 3 जो है आपके हिमालय की मेजर नदी सिस्टम है। और बाकी जो और नदियां हैं वो उनकी क्या है, आपका ट्रिब्यूटरी है, उनकी सहायक नदियों के रूप में काम करती हैं। तो जब हम लोग आपका मेन जो आपका रिवर है उनको पढ़ लेंगे तो उनकी सहायक नदियां हैं उनको साथ में अपना कवर ऑफ करते चलेंगे। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रखना है, इतना आपको ध्यान देना है। और यहाँ तक हम आपका देख चुके हैं, समझ चुके हैं, बात कर चुके हैं। क्लियर है? क्या कुछ कैसे है, इन सबको हम लोग आपका देख चुके हैं। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। अब आप मुझे बताइए कि जो अपोहा तंत्र है और खासकर हमारे में आपके प्रायद्वीपीय है अपोहा तंत्र, तो उसमें 2 सिस्टम आपको मिलेंगे। एक सिस्टम वो है, एक नदियां वो है जो अरब सागर में गिर रही हैं, एक नदियां वो है जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। क्लियर है? तो आउट ऑफ अपना डिपोजिशन बनाने वाले में भी 2 तरफ जा रही हैं। एक जा रही है आपका अरब सागर की तरफ, एक जा रही है बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो कल हमने जानने की कोशिश की कि आपका नर्मदा और तापी कैसे आपका अरब सागर में गिरती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। जबकि चंबल, केन, बेतवा, इन सारी नदियों को भी हमने देखा। गोदावरी, कृष्णा, महानदी और महानंदा, इन बहुत सारी नदियों को भी हमने उसमें आपका देखने का प्रयास किया। क्लियर है? और बहुत सारी चीजों को पढ़ा। हिमालय नदी सिस्टम इत्यादि को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने आई होप पढ़ लिया था, रिवीजन किया होगा। एक बार देखिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी बनता है आप मुझसे पूछिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। देख लीजिए आप एक बार अच्छे से। चलिए आगे बढ़ जाए। ठीक है, प्रक्षेपिकाओं को हम लोग देख चुके थे। जब नदियां आपकी चलती हैं तो कैसे अपने साथ कंकड़, पत्थर, बालू लेके आती हिमालय की नदियां, कैसे वो अपना डिपोजिशनल बनाती हैं। इन सारी चीजों को हम लोग आपका चैप्टर में देख चुके थे, चैप्टर में पढ़ चुके थे। कैसे प्राचीन काल में आपका जो आपकी नदियां हैं वो बनी हैं, कैसे आपका दिल्ली रिज जो बना है उसको हमने देखा है। और आपका मेन जो नदी सिस्टम था, इंडो ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम, वो कैसे डेवलप हुआ है। इन सारी चीजों को हमने आई होप कि अच्छे से सीख लिया होगा। देख लिया, शिप्रिका वगैरह को हमने पढ़ लिया, क्या कुछ होता है, किस प्रकार से है। आपका हिमालय का अपोहा नदी तंत्र को हमने पढ़ा और हिमालय का तंत्र का विकास कैसे हुआ। तो आप देख चुके हैं कि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन काल में क्या हुआ था, यानी कि 2 करोड़ 40 लाख वर्ष पहले से लेकर 50 लाख के बीच में क्या हुआ। एक विशाल नदी थी जो उसको हम कहते थे आपका इंडो ब्रह्मपुत्र नदी, हिमालय के अंदर बहती थी। जैसे ही आपका हिमालय बना उसी को वही आपका 3 भाग में बैठ गई। जो पीछे की तरफ चली गई वो आपका ब्रह्मपुत्र, जो इस तरह से बही गंगा, और जो जो उसका मोड़ाब आपका दूसरा हो गया इधर की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ, उसको हमने कह दिया आपका कि सिंधु नदी। क्लियर है? तो वैसे एक ही नदी थी, इंडो ब्रह्मपुत्र नदी, मेन रूप से उसी के ही हम 3 सब पार्ट पढ़ते हैं। और ये आप देख चुके हैं मायोसीन काल में हुआ था। क्लियर है? आइए हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें आगे बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं। और आज हम देख रहे हैं इसमें हिमालय है, अपोहा नदी तंत्र। हिमालय अपोहा नदी तंत्र, हिमालय के अनेक नदी तंत्र हैं मगर इसके 3 प्रमुख तंत्र हैं, इनको भी हम देखेंगे। पहला है सिंधु नदी तंत्र। कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र को हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक, यह है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्रोणी में से एक है। इसका क्षेत्र 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में है। इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। कुल लंबाई 2,88,000 किमी है। भारत में इसकी लंबाई इतने किलोमीटर है। हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी भाग है। इसका उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमालय हिमनद है और से होता है, जो इतने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में सिंखवन
का अथवा शेखोर मुख्य है, जो आपके लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच कैसा है आपका आपका ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख बाल्किस्तान से गुजरता है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए नदी जम्मू कश्मीर और आपके गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान के शिशल के निकट दर्शन प्रदेश में करती है और मानचित्र पर इस क्षेत्र को रेखांकित करती है। क्या करती है? हम उनको रेखांकित करते हैं और रेखांकित करते हुए हमको दिखाई देती है। क्लियर है? तो एक बहुत बड़ा सोर्स के रूप में आपका निकलती है। सबसे पहले आपको देखना है कि 11,65,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, 3,21,200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। भारत में आपका 1114 किलोमीटर बड़ा लंबा ट्रेवल करती है और हिमालय के कहां से निकलती है? तिब्बत के आपका बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। तो ध्यान रखना है, उसकी निकलने की जगह वो कहां है? तिब्बत की कैलाश श्रेणी का जो आपका जगह है बोखरचू ग्लेशियर, वहां से ये आपका निकलती है। कौन? सिंधु नदी। देख लिया? और इसे यही आपका ये जो आपके जगह है, और तिब्बत में से सिंही बरखन यानी कि शेर के मुख कहते हैं। लद्दाख और जास्कर श्रेणी, आपको पता है लद्दाख और जास्कर श्रेणी, एक काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन दोनों के बीच में बहती हुई ऐसे प्रवेश करती है। क्लियर है? इनके श्रेणी में बोंगचू ग्लेशियर तिब्बत, बोखरचू, ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर के बीच उत्तर पश्चिम बहती हुई लद्दाख के बाल्किस्तान से गुजरती है और लद्दाख श्रेणी को काटती है। क्लियर है? क्या करती है? लद्दाख श्रेणी को काटती है। समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा, ताकि हम लोग इसको देख चुके हैं। देखिए, ये है काराकोरम और ये है लद्दाख, ये है जास्कर। और अभी क्या देखा हमने कि क्या करती है? लद्दाख श्रेणी को काटते हुए कहां आती है? ध्यान रखना, दो श्रेणी इसमें देखिए, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। ये आई इस तरीके से, ये जगह है तिब्बत की, ऐसे प्रवेश करते हुए ऐसे बहती है। क्लियर है? ये आपका तिब्बत है। तो ध्यान रखना, इसका भारत में उद्गम नहीं है, भारत के बाद उद्गम है। और आप जानते हैं इसका जो जगह है वो क्या है? बोखर चू हिमनद, हिमनद है। क्लियर है? ध्यान रहेगा, बोखरचू हिमनद। आप ये तो है बोखरचू हिमनद, वहां से निकलती है तिब्बत से, और उसके बाद कहां प्रवेश कर रही है? भारत में प्रवेश करती है, लद्दाख श्रेणी काटते हुए जम्मू कश्मीर के पास गिलगित में आती है। तो सबसे पहले कहां जाती है? JNK। अब तो लद्दाख में आ रही है, ये आपका लद्दाख यूटी है, इसमें प्रवेश करेगी, फिर उसके बाद इस तरह से आती है, ये वापस यहां जाती है। क्लियर है? और देखना, जितनी भी ये सारी सहायक नदियां हैं, एक जगह पड़ती है मिठानकोट। सारी नदियां जो है मिठानकोट में आके मिलती हैं सिंधु में। क्लियर है? तो यहां से ये आपका निकलती हुई बढ़ती हुई चलती है। क्लियर है? बोखरचू ग्लेशियर तिब्बत। भारत की दो नदी ऐसी हैं, दो क्या तीन नदी ऐसी हैं, और इस सिंधु नदी सिस्टम की दो नदी जिनका उद्गम भारत के बाहर है। सतलज भी भारत के बाहर से आती है, सिंधु भी आपका तिब्बत से आती है। सतलज भी और सिंधु भी, और उसके साथ ब्रह्मपुत्र नदी भी, ये सब आसपास ही गुजरती हैं। मान लीजिए एक पूरा क्षेत्र है, एक यहां से निकलेगी, एक इधर से, एक इधर से। क्लियर है? और उनकी जगह का नाम अलग अलग कर दिया गया है। ठीक, सिंधु नदी बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक निकलती है, गिलगित है, जास्कर जास्कर नदी से निकलती है, हुंजा इनकी सहायक नदी है, नुब्रा भी सहायक है, शिगार भी सहायक है। ये गिलगित विलगित ये क्या है? ये सब आपका मिलती हैं, कुछ लेफ्ट हैंड साइड से मिलती हैं तो कुछ राइट हैंड साइड से मिलती हैं।
ठीक है। तो जैसे श्योक होगी, गिलगित होगी, हुंजा होगी, नुब्रा होगी, सियाग होगी, ये नदियां अटक से निकलकर पहाड़ियों से बाहर निकलती हैं। और यहां पर दाहिने तट यानी कि ये बेसिकली आपका लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड से बहती हैं। तो ये चाहे आपकी हुंजा है, चाहे आपकी नुब्रा है, चाहे आपकी शियार है, चाहे आपकी श्योक है, चाहे गिलगित है, चाहे जास्कर है, ये सारी लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है। इसमें काबुल नदी भी मिलती है। दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख सहायक नदियां में आपका खुर्रम, तोची, गोलकम, बिवाव, संगार, ये सभी नदियां सुलेमान पहाड़ी से निकलती हैं। सुलेमान पहाड़ी कहाँ है? बेसिकली ये पाकिस्तान में है। तो ये जो आप देख रहे हैं खुर्रम, तोची, गोलम, ये सब पाकिस्तान की नदियां हैं, भारत में नहीं है, इसलिए हम पढ़ते भी नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान से निकलती है। सुलेमान और किथर की पहाड़ियां हैं। अगर आपको मैं मैप में दिखाऊं तो सुलेमान किथर की पहाड़ियां आपको देखनी चाहिए। किधर है ये रेंज है। तो यहां से निकलती है ये, यहाँ बाप का सुलेमान और किथर की पहाड़ियां हैं, इसमें बहती हुई कुछ इसमें इस तरीके से मिलती हैं और सारी नदियां आगे बढ़ जाती हैं। क्लियर है? ठीक। तो ये नदी यहां से निकली और इस तरीके से निकलती हुई ये ऐसे, और यहाँ है आपका काराकोरम, यहाँ लद्दाख, और ये जास्कर। क्लियर है? ये गिलगित पिलगित नदी जो आपका देख लिया, ध्यान रहेगा आपको। आगे बढ़े तो सिंधु की सहायक नदियों को लिखिए। क्लियर है? देख लिया? अब देखिए, अब क्या है, ये नदी दक्षिण की ओर बहती है, साउथ की ओर बह रही है। और एक जगह है मिठानकोट, ये मिठान है, कहीं मिठानकोट है। और यहाँ क्या होता है, पंचनद, मैंने आपको जगह बताई है कि पांचों नदी, जैसे अब सिंधु के साथ साथ झेलम है, रावी है, सतलज है, व्यास है, ये सब नदियां कहाँ मिल जाती है? मिठानकोट में सारी नदी एक जगह मिल जाती है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि पंचनद जो आपका पंचनद का मीट पॉइंट कहाँ है, तो मिठानकोट है, ध्यान रखना। पंचनद में 5 प्रमुख नदियां हैं, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ये 5 नदियों को ही हम क्या कहते हैं? पंचनद। और इन्हीं के नाम पे नाम पड़ा है पंजाब। तो पंजाब का नाम किस आधार पर है? इन 5 नदियों के आधार को ही हमने पंजाब कहा है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। भारत में सिंधु जम्मू कश्मीर और राज्य में बहती है। झेलम जो सिंधु नदी का महत्वपूर्ण सहायक नदी है, वह कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व की ओर पीर पंजाल पाद में स्थित बेरीनाग के झरने से निकलती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर, वुलर झील को बहते हुए एक तंग और गहरे माखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में झोंग के निकट यह चेनाब नदी से मिलती है। चेनाब सिंधु सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये चंद्रा और भागा 2 हिस्सों में बढ़ती है। तो ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन बन जाए कि आप मुझे बताइए कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो क्लियर होना चाहिए जो चेनाब नदी है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 2 भागों में निकलती है, एक का नाम है चंद्रा, दूसरा नाम है भागा। चंद्रा और भागा 2 भागों में ये आपका बढ़ती है, निकलती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है 5 नदी कौन कौन सी होगी। क्लियर है? भारत में कहां बहती है? जम्मू कश्मीर बहती है और किसी राज्य में नहीं बहती है। हालांकि ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब तक का क्षेत्र जो है नीचे तक आती है। सिंधु केवल आपका जो बहती है वो आपको जम्मू कश्मीर में ही है और लद्दाख यूटी में भी निकलती है। अब तो फिलहाल मैप के अनुसार क्लियर है, ध्यान रहेगा आपको। अब देखिए, झेलम जो है सिंधु की महत्वपूर्ण नदी है और कहां है? ये कश्मीर घाटी की इंपोर्टेंट रिवर है। जो आपका रेंज है पीर पंजाल का, जो आपका फुटिल रीजन है, वहां पर एक झरना, एक जगह है वेरीनाग। तो ये कहां से निकल रही है? झेलम। तो आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, ध्यान रखिए, झेलम कहां से निकल रही है? वेरीनाग से। क्लियर है? कहां से निकल रही है? वेरीनाग से निकल रही है। क्लियर है? और चिनाब जो है सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी। क्लियर है? तो जो चेनाब है, और चेनाब भी क्या है? ये 2 फॉर्म में निकलती है। ठीक है, एक है चंद्रा,
चंद्र और दूसरी है भागा। तो किस रूप में घटी है? चंद्र और भागा दोनों रूप में है, चंद्रा और भागा। क्लियर है? चंद्रा और भागा दो रूप में बढ़ती है और यही संयुक्त रूप क्या कहलाती है? इसका चिनाब कहलाती है। क्या कहलाती है? चिनाब। क्लियर है? क्या कहला रही है? चिनाब कहला रही है। यह आपको ध्यान रखना। ध्यान रहेगा। अच्छा, ये कहां से निकल रही है चिनाब? तो चिनाब का क्लियर होना चाहिए। चिनाब नदी सिंधु की सहायक बड़ी नदी है। हिमाचल में एक जगह है आपका कोलोंग गांव के निकट, टंडी के आसपास से निकलती है। तो ये जगह है। तो कहां से निकल ली? हिमाचल से निकली है और तालंडी जगह है आपका, हिमाचल के तालंडी से। क्लियर है? और कौन सी नदी? आपका चिनाब। क्लियर है? ये यहां से निकल रही है। और सिंधु का तो पता ही है आपको, सिंधु कहां से निकल रही थी? जगह है आपका तिब्बत, और तिब्बत में आप क्या पढ़ रहे थे अभी? बोरखाचू। ये तो देखा था हमने, ठीक? बोरखाचू से निकल रही थी। क्लियर है? ध्यान रहिए। इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। तो अगर चिनाब को पूछने क्या चिनाब आपका चंद्रभागा नदी नाम से भी जानते हैं, तो हाँ, चिनाब को हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है पाकिस्तान, उससे पहले। अब इसके बाद आई रावी। रावी सिंधु की एक अन्य सहायक नदियां हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रखना, चिनाब सबसे बड़ी सहायक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। चिनाब नदी क्या है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कैसी है? सबसे बड़ी सहायक नदी। क्लियर है? याद रहेगा। हिमाचल के आपका कुल्लू की पहाड़ियों के निकट से निकलती है। कहां से निकलती है रावी नदी? ये भी आपका हिमाचल से निकलती है, और हिमाचल में कुल्लू की पहाड़ी में एक जगह है रोहतांग पास, और रोहतांग पास से निकलती है। कौन सी नदी? रावी नदी। तो ध्यान रखना है। अब इसके बाद कर रहे हैं, रावी एचपी से निकल रही है और जगह है रोहतांग पास। ध्यान देना है, कहां से निकली है? रोहतांग। रोहतांग दर्रा, इस दर्रे से निकलती है। क्लियर है? और घाटी जो है अगर आपसे पूछ ले तो कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी में पड़ता है रोहतांग दर्रा। क्लियर है? तो कितनी हो गई? झेलम 1, चेनाब 2। तो झेलम कहां से निकल रही? वेरीनाग, जम्मू कश्मीर, JNK से निकल रही है, वेरीनाग से। चंद्रभागा कहां से निकल रही है? तो आपका हिमाचल का जगह है, तो आपके तालंडी वहां से निकल रही है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। इनको मैप में फिल कराऊंगा बाद में मैं आपको। और रावी नदी कहां से निकल रही है? तो रावी नदी हिमाचल में जगह पड़ती है, और रोहतांग पास जाइए आप कभी, अटल सुनल बन गई हुई है वहीं, ठीक? तो वहां आपको देखने के लिए मौका मिलेगा। राज्य में चंबा घाटी से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर पर श्यारा सिंधु के निकट चेनाब नदी से मिलती है। ये किससे मिलती है फाइनली? है आपका रावी, ये चेनाब में जाकर मिल जाती है। और चेनाब किस में मिलती है? आपका रावी में। तो इसीलिए चेनाब सबसे बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरी नदी है। तो चेनाब में मिल गई, और इसके बाद आप ये पांजाल के दक्षिण पश्चिम में धौलाधर में प्रवेश करती है। तो पीर पंजाल और धौलाधर रेंज बहती है, हिमाचल में है।
ऊपर पीर पंजाल है और नीचे धौलाधर रेंज है, इनके बीच में आपका प्रवेश करती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि पीर पंजाल और धौलाधर रेंज कहाँ है, ये आपका हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, क्लियर है, और ये आपका मिडल हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर यहाँ से बहती हुई प्रवेश करती है कौन सी नदी, तो अभी देख रहे थे हम रावी नदी के बारे में, क्लियर है, किसकी, रावी नदी, रोहतांग पास, आपका ध्यान रहेगा। आगे देखिए, सिंधु, ब्यास, सिंधु अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो समुद्र तल से 400 मीटर के उत्तर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से गिरती हैं, और यह नदियां कुल्लू घाटी से गुजरती हैं और रोहतांग श्रेणी में करती हैं और लंगारी का मुख्य महाखंड का निर्माण करती हैं, पंजाब के मैदान में प्रवेश करती हैं। हरिके के पास सतलज जो है ये नदी में जाकर गिर जाती है। कैसी होती हैं, जो सतलज नदी है उनमें जाकर गिर जाती है, क्लियर है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ जाए, तो व्यास नदी कहां से निकलती है, ये भी आपका रोहतांग दर्रे से व्यास के पास से निकलती है, व्यास कुंड से। तो व्यास नदी तो ये भी रोहतांग दर्रा और जगह है आपका व्यास कुंड, कैसा है, व्यास कुंड, इस जगह से निकलती है। तो दो तो ये हो गई, ये 3 और एक 4 और 5 भी होती है सतलुज। कौन सी नदी बची है, सतलुज नदी। देखिए, सतलज नदी तिब्बत में 450 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट, ध्यान दीजिए, कहां से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर के निकट से राक्षस ताल से निकलती है, ठीक है, क्या निकलती है, तिब्बत के निकट है मान सरोवर झील, वहां एक ताल है जिसको कहते हैं राक्षस ताल, इससे निकलती है, राक्षस ताल से निकलती है, इससे निकलती है, राक्षस ताल से निकलती है। क्लियर है, तिब्बत के मानसरोवर के राक्षस ताल से। तो सारा क्लियर हो गया। तो सिंधु नदी क्या है, इसकी प्राइम नदी है। तो सिंधु नदी कहां से निकलती है, आपके तिब्बत के बोरखुचू ग्लेशियर, झेलम, बेरीनाग, चिनाब कहां से निकलती है, 2 धारा होती हैं, इस तरीके से आती हैं, चंद्र और भागा संयुक्त रूप से मिलकर ये आपकी चिनाब बन जाती हैं। और ये आपका कहां से निकलती है, हिमाचल में जगह है तालंडी, वहां से निकलती है। और रावी कहां से निकलती है, रोहतांग दर्रा है आपका कुल्लू में, वहां से निकलती है। व्यास घाटी व्यास कुंड से निकलती है, ये भी रोहतांग के आसपास ही है। और सतलज नदी बाप के तिब्बत के मानसरोवर से गुजरती है। सबसे पहले इनको लिख लीजिए, इनकी लोग कहां से निकलती है लिख लीजिए, याद कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें आगे बढ़े। क्लियर है, फटाफट आप इनको लिखिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलिए। तो इस तरीके से हमने आपका देख लिया कि कहां कहां पर सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, पूरा हमने इसको जानने का प्रयास किया। और ये जगह भी आपने देख ली, 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है। रोपड़ पंजाब में एक जगह है जहां एक महाखंड बनाती है, और शिवकिला पास से ये बहती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। ये दर्रा है, इससे प्रवेश करती है। और एक आपका पूर्ववर्ती नदी है, इंसिडेंट नदी है, ये पूर्व की ओर गिरती है। और इसमें एक नदी है, बाप के नहर है, इंदिरा गांधी कैनाल, इस पर भाखड़ा नांगल बांध बंधा हुआ है, परियोजना है। इसके बारे में हम विस्तार से कल चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।